झूठे दहेज केस में फंसे पतियों को बाइज्जत बरी किया जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी 21 अक्टूबर 2024 को एक जजमेंट आया जिसके अंदर 3 मुख्य बातें बताई है। इनका इस्तेमाल करके कोई भी पति जिसके ऊपर झूठा मुकदमा अपने केस से बाइज्जत बरी हो सकता है। तो अब नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि जो तीनों बातें ना बड़ी महत्वपूर्ण बताई है। पहली बात बता दी निचली अदालत के लिए, जितनी भी निचली अदालत है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो डायरेक्ट कोई भी केस पे क्या नहीं करेंगे, संज्ञान नहीं करेंगे। जो भी नीचे वाली अदालत है उनको निर्देश दिया है कि जब भी उनके पास कोई ऐसा मामला आता है तो पहले उस मामले की जांच करवाई जाए। ये नहीं है कि डायरेक्ट सामने वाली पार्टी को अपना भाई ठीक है उनको पेश करवाओ और मामला हम उनके ऊपर चला देते, कॉग्निजेंस ले लेते। पहले मामले की जांच तो करवा लो, जो आपको आके जानकारी दे रहा हो कितनी सच्ची कितनी झूठी मामला बन रहा है फिर नहीं बन रहा है। तो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग सारी निचली अदालतों को क्या दी गई है, ये हिदायतें दी गई है कि आपको पहले मामले की जांच करनी पड़ेगी। दूसरी जो मुख्य बात बताई है वो ये बता दी कि जो भी लड़की अपना आवेदन देती है उस आवेदन के अंदर जो चीजें लिखती है उनके अंदर ये तो चेक कर लो कि वो मामला 498A यानी कि दहेज का बनता है या फिर नहीं बनता है। जैसे कई बार जो एप्लीकेशन के अंदर लिख दी जाती है मेरे साथ ये किया वो किया वो किया वो किया वो किया वो किया, अरे उस मैटर को मिला के क्या दहेज वाली धारा लगती है या फिर नहीं लगती है, फिर मुंह उठा के तुम लोग धारा लगा देते हो। ये बात बताई गई है उस जजमेंट के अंदर। मैं आपको एक एक चीज आपको दिखा देने वाला हूं। तो ये बात भी उनको देखनी पड़ेगी कि ये नहीं है कि कोई लड़की आई एप्लीकेशन दिया और तुमने दहेज लगा दिया। एप्लीकेशन के अंदर देख तो लो कि मामला बनता है या फिर नहीं बनता है। तीसरी बात और जो सबसे मुख्य बात बताई गई इस जजमेंट के अंदर वो ये बताई गई है साक्ष्य की जांच। साक्ष्य की जांच, अगर कोई भी लड़की ऐसा साक्ष्य देती है तो उसकी जांच करवाओ क्या वो सही है या फिर नहीं है। और अगर उसने साक्ष्य दिए ही नहीं है, डायरेक्ट जाके अपना मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो पति जो बता रहा है अपनी प्रेजेंस के बारे में बता रहा है या अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, उनकी जांच करवा के उस मामले को क्या करो, गंभीरता से उसकी जांच करो और निष्पक्ष जांच उसकी करो। तो 3 मुख्य बात बताई है। और इस केस में पति को क्या कर दिया था, बाइज्जत बरी कर दिया था, क्योंकि मामला जो था साक्ष्य का था। इस केस के अकॉर्डिंग जो था वो साक्ष्य का था। लड़की के पास में तो कोई सबूत थे ही नहीं और पति ने जो सबूत दिया कि मैं उस टाइम वहां पे था, यहां पे था, वो था, तो उनकी बिना जांच के क्या किया था, निचले वाली कोर्ट ने उसको सजा दे दी थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया अपील का, उन्होंने जांच करवाई और जांच में वो तथ्य सच्चे पाए गए और सच्चे पाने के बाद पति को बाइज्जत बरी कर दिया। तो अब आप इस जजमेंट को कैसे यूज कर सकते हो और सारी चीज आपको मैं दिखा देने वाला हूं। देखिए क्या बता रखा है इस जजमेंट के अंदर। और यहां तक की जानकारी अच्छी लगे ना भाई, इसको लाइक जरूर कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। एक चीज और बता देता हूं, ये वीडियो जिस दिन आपको मिलेगा ये उस दिन धनतेरस होगा। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको माला माल बना दे, आपके घर में धन के इतने भंडार भर दे कि आपके पास में सारी सुख सुविधाएं आ जाएं। ठीक है, ऐसी मेरी दुआ है, प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो हैप्पी धनतेरस ऑल ऑफ यू। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट जो आपके काम की चीज़ है। जिसको पूरा केस पढ़ना है पूरा केस भी पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ मेन बातें बता देता हूं जिससे आपका टाइम खराब नहीं होगा। देखो नॉर्मली तो जो होता है अपने जो नीचे वाली कोर्ट का जो मैटर होता है, मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट पे लेकर चलता हूँ। इसके अंदर 7वें पॉइंट में बता दिया, इसके विपरीत प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने भी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की और साक्ष्यों की उचित सराहना के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचे। यानी कि जिसके खिलाफ अपील है, यानी कि अपील किसने की होगी, लड़के ने की होगी क्योंकि सजा तो उसको मिली थी, तो अब अपीलकर्ता तो हो गया वो, और जिसके खिलाफ अपील हुई है वो कौन बन गया, अब वो प्रतिवादी बन गया। तो विपरीत प्रतिवादियों के, तो जो उच्च न्यायालय था, जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने क्या की थी, उन्होंने साक्ष्य की जांच की थी और साक्ष्य की जांच करने के बाद फिर लड़के को सजा सुनाई थी। लेकिन मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे क्या कहा, देखो कमाल की बात, कमाल हो जाएगा, कमाल, आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। देखो धारा 498A के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त अपराध को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक घटक हैं। ये वो बात है जो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताई थी ना, कि जो लड़की एप्लीकेशन देती है क्या उसके एप्लीकेशन के तहत में मामला बनता है या फिर नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मामला कब बनता है। पीड़िता एक विवाहित महिला होनी चाहिए, पहली चीज तो ये, या विवाहित हो चुकी है, उसके बाद अगर वो विधवा हो चुकी है तो विधवा को भी क्या कर सकते हैं, सास ससुर परेशान कर सकते हैं दहेज के लिए। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरा कि उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ में क्रूरता की गई हो। कहीं एप्लीकेशन के अंदर मेंशन ही नहीं है चीजें, वो नहीं किया, ये नहीं किया, क्रूरता नहीं है। क्रूरता अगर की है तो वो फिर क्या बनेगा, वो दहेज के लिए भी और क्रूरता भी दहेज के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे क्रूर कर रहे हैं, वो तो डोमेस्टिक वायलेंस अलग केस बन गया। डोमेस्टिक वायलेंस अलग है, दहेज का अलग है। दहेज के लिए क्रूर होना चाहिए। तीसरा बता दिया कि इस तरह की क्रूरता में या तो दहेज की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए उत्पीड़न, बता चुका हूं आपको, या सेकंड बता दिया पति या उसके रिश्तेदार द्वारा इस तरह की प्रकृति का जानबूझ कर किया गया संपर्क शामिल है जिससे महिला को ऐसा करने की संभावना हो, या आत्महत्या करना या फिर आत्महत्या करना या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य गंभीर चोट पहुंचाना, या तो उन्होंने उसके साथ में मार पिटाई की हो,
काहे को, भैया तू दहेज लेके आ, या फिर उससे डायरेक्ट क्या की गया, मांग की गई है, भाई आप ये जो दहेज है ना अपने घर से लेके आ। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में दहेज बनेगा। और एक पॉइंट और बता दिया इसके अंदर डी, उपरोक्त चोट शारीरिक या मानसिक हो सकती है, या तो मानसिक रूप से टॉर्चर किया हो या फिर शारीरिक रूप से उसको टॉर्चर किया हो, तब बनता है दहेज का मैटर। और ये चीज आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने के बाद, उसकी जांच करने के बाद फिर मुकदमा बनाना चाहिए। इसके बाद देखो क्या बताइए, इसके बाद और भी अच्छी बात बताइए, रिकॉर्ड पर मौजूद, देखो उनको अच्छा लगने वाला है जिनके ऊपर झूठा केस चला हुआ है, और जो जिन्होंने केस चला रखा है, यानी कि अगर कोई मेरी बहन ऐसा वीडियो देख रही है ये वाला, तो शायद वो मेरे को गाली भी देगी कि आप तो बकवास कर रहे हो, है ना। नेचुरली होता है, ये इंसान की फितरत होती है, उनके कानों को जो अच्छा लगेगा वही अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जो सच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है ये पत्थर पे लकीर होती है, क्योंकि इनके मैटर की कहीं अपील नहीं होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया वो फाइनल डिसीजन होता है। तो आप मेरे को गाली दो या फिर किसी और को गाली दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो सच है वो आपके सामने। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर उत्सुकता से विचार करने पर पता चलेगा कि रुपए की मांग का मुख्य उदाहरण कथित तौर पर जनवरी 2010 के बाद से अवासीय फ्लैट खरीदने के उद्देश्य से 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। यानी कि 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी पार्टी से, भाई हमको फ्लैट खरीदना है। लेकिन एक वो चीज़ भी तो होती है ना कि हम अपने रिश्तेदारों से उधार पैसा ले लेते हैं, ये अपने समाज में एक नॉर्मल ही है जब भी अपनी रिश्तेदारी बनती है। देखो एक चीज़ आप भी समझते हो, अगर आप मेरे से बड़ी उम्र के हो तो मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको इस बारे में होगी, सामाजिक नॉलेज आपको होगी कि जब भी कोई इंसान रिश्ता देखता है ना अपने लड़के के लिए लड़की के लिए, तो परिवार अच्छा देखता है। उस परिवार अच्छा देखने का मुख्य कारण यही होता है कि कभी अगर हम पीड़ा में आ गए, कभी हम तकलीफ में हुए, तो दूसरा परिवार हमको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहे। इसलिए इंसान देखता है कि सामने वाली पार्टी ठीक ठाक हो और हम भी ठीक ठाक हो। इसका मुख्य कारण ये होता है, इसका मुख्य कारण ये नहीं होता कि सामने वाली तकड़ी तो हम दहेज ही लेंगे। ये एक इंसान की फितरत, एक सोच का नजरिया बता रहा हूँ। इसलिए लोग क्या देखते हैं, अपने जैसा देखते हैं कि भाई कल को किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, तो रिश्तेदार हमको सपोर्ट करें। अब यहाँ पे जो पैसा लिया गया था वो इस बात के लिए लिया गया था, भाई घर बना रहे हैं। अब वो उधार लिया था, जो लिया था, लेकिन उसको लिखवा दिया दहेज के अंदर। अब आगे देखो, लेकिन फिर रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता कि अपीलकर्ता और सविता के बीच शादी जो पहले आरोपी की बहनों में से एक है, बहुत बाद में यानी कि 26/10/2010 को हुई थी। पैसा लिया था जनवरी 2010 को, जनवरी 2010 को, और शादी कब हुई थी, 26 अक्टूबर 2010 को, और जजमेंट कब आया, 21 अक्टूबर 2024 को हुई थी। जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु व मृतका के पति के परिवार का रिश्तेदार बनने के मुश्किल 5.5 महीने के भीतर हुई है, यानी कि 5.5 महीने के अंदर ये सारा चीज हो चुका था। यह एक तथ्य है कि सामान्य अस्पष्ट आरोप के बावजूद अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी विशेष आरोप नहीं लगाया। शादी के बाद कोई आरोप नहीं बना था, लेकिन आरोप क्या बनाया कि शादी से पहले हमसे 5 लाख लिए गए थे, वो जनवरी में लिए गए थे, और यहाँ पे ये शादी जो हुई थी वो हुई थी इसमें अक्टूबर में। इसके अलावा हमारी सूक्ष्म जांच के बावजूद हमें किसी भी गवाह के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ, यानी कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, लड़के ने की होगी, उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लाया गया कोई विशिष्ट सबूत नहीं मिला है। ना तो कोई ऐसा गवाह मिला, ना कोई सबूत मिला है। दूसरे शब्दों में आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अपीलकर्ता के खिलाफ विशेष रूप से गवाही नहीं दी है। यानी कि जो सामने वाली जो पार्टी थी, लड़की वाली पार्टी थी, उन्होंने लड़के के खिलाफ में कोई भी ऐसी अस्पष्ट कोई गवाही नहीं दी है जिससे कि लड़के को क्या किया, भाई लड़का क्रूर कर रहा है, उसके माँ बाप क्रूर कर रहे हैं, ऐसी कोई गवाही नहीं आई है। उसने कोई क्रूरता की हो जो आईपीसी धारा 498 के तहत अपराध को आकर्षित करती हो, यानी कि 498 यानी कि दहेज का मुकदमा बनता हो, ऐसी भी कोई गवाही नहीं आई है। ठीक है, आगे देखो, आगे और भी अच्छी बात है, उसके खिलाफ ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि विषय एफआईआर से पहले अपीलकर्ता को आरोपित करते हुए कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। मैंने आपको बता चुका था पहले ही, 5.5 महीने शादी चली, कोई ऐसी एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन पैसा पहले उधार लिया था और उसके बेस पे क्या बनाया गया, अभी पैसा मांगा गया, लिया गया, वो 498 बनाया गया था। अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह माना जा सके कि उसने आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध किया है। यहां तक कि आईपीसी की धारा 34 की सहायता से, 34 का क्या मतलब होता है, पति के ऊपर तो लगा है, पति की बहन, माँ बाप, भाई बहन, यानी कि उन सबके ऊपर, सबको सामान्य इंटेंशन के अंदर ले लिया गया है। दूसरे आरोपी सविता का पति होने के नाते जिसे उपरोक्त अपराध के लिए निचली अदालतों द्वारा दोषी पाया गया था,
रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में अपीलकर्ता को उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पैरा 35 और 70 को इस पता चलाने के लिए अपीलकर्ता को दोषी पाया गया था वैसे प्रकार पढ़े। यानी कि अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल रहा है। नीचे वाली कोर्ट ने सजा दे दी थी, अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, अब उसका मेन रीजन यहाँ बताया। 12वां पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा विचार है कि ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए अदालतों को अत्यधिक निहिरता के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। यानी कि जितने भी अदालतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इसकी निहितार्थ, इसकी जांच करनी चाहिए। देखना चाहिए कि सामने वाला का कहीं 2-3 साल बर्बाद हो जाए, जेल भी काट ले, इनको बेल भी ना मिले, तो वो क्या है, उसकी तो कुछ ऐसे भी केस मिले हैं कि जो सिर्फ 2 दिन के लिए जेल गए थे और अपना सब कुछ खो बैठे हैं। बोला जी हम तो बस मरे पड़े हैं, शरीर ही है। तो कुछ को इतना ज़्यादा एक सदमा लग जाता है कि मैं मेरे परिवार में इकलौता ऐसा हूँ कि जो जेल गया हूँ, तो वो चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे अदालतों को क्या दी गई है, अपनी एक ये क्या, ठीक है। चर्चा का निष्कर्ष यह है कि धारा 498 आईपीसी के तहत अपराध के लिए नीचे की अदालत द्वारा धारा की सहायता से अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकाला गया है। नीचे वाली कोर्ट ने तो क्या कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिया। लेकिन आईपीसी की किसी भी तरह के उक्त अपराध से उसे जोड़ने के लिए उसके खिलाफ किसी भी सबूत के पूर्ण अनुपस्थिति को देखते हुए पूरी तरह से विकृत है। कोई सबूत तो है ही नहीं। आपने सामने वाले को सुना, उसको सुनने के बाद 498 बना दिया और तुम्हें सजा भी दे दी, सबूत कहाँ है? पैसा पहले लिया था, 10 महीने बाद शादी हुई है और शादी के बाद कोई एफआईआर नहीं, कोई पंचायत नहीं, कुछ नहीं। ये क्या भाई? अब देखो फिर आगे क्या हुआ। आगे तो फिर आपको 14वां पॉइंट बता दिया। ऊपर दिए गए कारणों से आईपीसी धारा 498 के तहत अपीलकर्ता की दोषी सिद्धि और उसके परिणाम स्वरूप सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है। और परिणाम स्वरूप 2014 की आपराधिक अपील संख्या जो भी था इनका केस हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश और निर्देश आदेश को ट्रायल कोर्ट का निर्णय जो भी था उसको क्या किया जाता है, अपीलकर्ता को अलग कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध से बरी कर दिया जाता है जी। और ये आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 21 अक्टूबर 2024 का। तो 3 मुख्य बातें कोर्टों को जांच करनी होगी। एप्लीकेशन के अंदर जो बातें लिखी उनसे मैच करना होगा कि दहेज केस बन रहा है, फिर ऐसे ही मुंह उठा के 498 लगा दिया है। और तीसरी चीज़, जो भी साक्ष्य हैं उनकी गंभीरता से जाँच करनी चाहिए। ऐसे तो किसी को फिर तंग परेशान, सामने वाले का अपमान भी होता है, टाइम खराब भी होता है, काम भी छूट जाता है, काम धंधे यार दोस्त सब छूट जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। और ये भी देखा गया है कि जिस दिन केस फाइल होता है उस दिन पूरा परिवार साथ होता है और फिर थोड़े दिन के बाद बंदा अकेला ही तारीख पे जाता है और फिर आ जाता है और वो यही फील करता है कि आई एम वेरी अलोन, मैं बिल्कुल अकेला रह चुका हूँ, अब मेरे इस दुनिया में रहने का कोई महत्व ही नहीं है, बस ये केस जीता या हारा सिर्फ ये महत्व रह चुका, क्योंकि ना काम में मन लगेगा, ना धंधे मन लगेगा, ना दोस्त यार, कुछ नहीं है फिर। तो ये है ऐसा। तो समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट के अंदर बताया गया है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, किसी ना किसी ऑफिसर की लापरवाही है, किसी ने जांच में लापरवाही की और उसका नुकसान किसी और को भुगतना पड़ा। तो चलो जो भी चीज़ें थी ये आपको कुछ चीज़ें आपको मैं आपके सामने पेश कर दिया है मैंने। तो आप भी ऐसी जजमेंट का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने केस से आप निकल सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। एंड अगेन हैप्पी धनतेरस आप सभी को। ऊपर वाला आपके धन के भंडार भर दे और आपके घर में सुख शांतियाँ लेके आए, क्योंकि ये वीडियो जो आपको धनतेरस पे मिलने वाला है, शायद ये रिकॉर्ड तो 1-2 दिन पहले हो रहा है। तो थैंक यू माय डियर।